हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स बेसिक के सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी को। आपका जो पेपर है 2025-26 का सैम्पल पेपर, उसके सभी क्वेश्चंस को जब यहाँ सॉल्व किया जाए तो उसे अच्छे से देखिए, समझिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है और प्री बोर्ड के लिए भी आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, शो दैट नंबर 2 into 5 into 7 into 11 plus 11 into 13 is composite number। ओके, आपको ये शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। बुक में भी आपके क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इसको, बहुत आसान है। अब यहाँ पर जो भी नंबर दिया हो वो हमेशा प्लस साइन के साथ दिया जाएगा और इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको पहले ये समझ लेना है दोनों में कॉमन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों में 11 कॉमन है, तो हम 11 को ब्रैकेट के बाहर ले देंगे क्योंकि ये आपका कॉमन है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो पहले तो ये 3 नंबर बचेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7। अब क्योंकि 11 निकाल लिया था तो उसकी जगह 1 बचा, फिर साइन है प्लस का, यहाँ पे भी 11 बाहर आ गया था तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 13। ओके, आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो 5 2 10, 10 7 70, 1 से फर्क पड़ेगा नहीं, और 13 1 13, ऐड करते हैं तो आ जाएगा 83। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है 11 इंटू 83। अब आपको यहाँ कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक फैक्टर 11 है, एक 83 है। अब आपको लगेगा मोर देन 2 कहाँ है, तो एक फैक्टर 1 भी हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार यहाँ पे ऐसा नंबर मिल जाता है जो दूसरी टेबल्स में भी आता है, तो आप उसको और ब्रेक करके भी लिख सकते थे, जैसे कि 11/25 मिलता है या 26 मिलता, तो 11 इंटू 13 इंटू 2 लिख देते हैं। 1 तो होता ही है, तो यहाँ देखिए 4 फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है 2 फैक्टर मिल चुके हैं 1 के अलावा, तो तीसरा 1 हो जाएगा और आप बोल देंगे हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। तो यहाँ पे आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता है जो कि डिवाइड करता है कि नहीं दो नंबर को, ठीक है, तो आप इसका एलसीएम निकालते हैं, बिकॉज एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्मॉलेस्ट पूछा है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो आप एलसीएम निकाल देंगे ध्यान से। ओके, और ये आपको पता भी है, बट ध्यान भी रखना है इस बात का, जल्दीबाजी नहीं करनी है, समझ के करना है। तो एलसीएम निकाल देते हैं, दोनों नंबर साथ में लिख के एलसीएम निकाला जाता है और एचसीएफ अलग अलग अकेले अकेले करके निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 1 2, यहाँ पे आएगा 1, 2 5 और 2 3, ये नंबर जाएगा नहीं तो एज इट इज। इसको 3 से करते हैं तो 3 5 15, 3 1, इसको देखते हैं, 3 2 6, 3 1 3, 5 में से 3 गया 2 बचा तो 2 आगे चला गया, 2 और 7 27 होता है, तो 3 9 27। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, यहाँ पे 51 जाता ही है 3 से, तो 3 1 3 बचे 2, 3 7, यहाँ पे 3 7 और 3 3। नाउ अब 17 और 73 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 17 आपका 17 से ही जाएगा, 73 तो जाएगा नहीं, और 73 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 73 से ही जाएगा। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आप आराम से इसका जो सबसे छोटा नंबर है वो निकाल देंगे। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 और 73 की, तो जाएगा ये आपका 7 3 21, ये हो जाएगा आपका 51, ये 3 और 7, तो 1 4, ये होएगा 1 2 4 1। अब 1 2 4 1 की मल्टीप्लाई बस एक बार 18 से और कर देते हैं, ये जगह 1 4 2 1, 8 3 3 2 और यहाँ पर 2, तो हमारा आंसर आ चुका है 2 2 3 3 8। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से बस कैलकुलेशन को करना है, गलत ना हो। 23 क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन इफ लाइन एल गिवन बाय x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट P। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्कल है जिसका जो सेंटर पॉइंट दे रखा है 0,0 और एक पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पे टेंजेंट टच करते हुए जा रही है, ठीक है, और उसके पॉइंट दे रखे हैं 3, A। अब इस लाइन की जो ये जो L है, इसकी एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5।
अब होता क्या है, अगर लाइन पर कोई पॉइंट पाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3,1 है, ठीक है, तो 3, है, जैसे पी पॉइंट जो है 3, लाइन पर है, तो ये लाइन की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर लाइन पर कोई पॉइंट है तो वो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू, पहली वाली वैल्यू वो एक्स होगी और दूसरी वाली वैल्यू वाई होगी। बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है इक्वेशन में, ठीक है। तो अगर हम एक्स की जगह पे रख देंगे 3, जो कि एक्स पहली वाली वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट में, और वाई होता है हमारा सेकंड, तो वाई की वैल्यू है ए। अब +3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको निकालना क्या था, रेडियस। अब रेडियस क्या है, इस सी से पी तक की डिस्टेंस, सेंटर से एंड पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होती है, ठीक है। अब हमें पता ही है डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये x1 y1 और x2 y2 क्या होता है, तो देखिए अगर आप इधर से देख रहे हैं तो x1 y1, ये x2 y2 हो जाएंगे। आप नीचे से देखेंगे तो p के पॉइंट x1 y1 x2 y2 ऊपर वाले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, जब भी आपके पॉइंट, एक पॉइंट ओरिजिन वाले हो, जैसे 0,0 ओरिजिन के पॉइंट होते हैं ना, जैसे सेंटर 0,0 है और दूसरे पॉइंट दे रखे हैं 3, a की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो जब भी 0 से आपको डिस्टेंस निकालनी हो ना, तो डायरेक्टली आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इनका स्क्वायर कर देंगे। तो एक है 3 का स्क्वायर, एक है 2 का स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा √13 यूनिट्स। ओके, ये आपका डिस्टेंस आ गई, सिंपल रेडियस की वैल्यू। ओके, तो ये बात आप समझ गए होंगे क्यों मैंने ये किया। अगर आपके पॉइंट 0,0 है दूसरे पॉइंट, तो आप सीधे स्क्वायर कर दिया करिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है ओरिजिन से जब भी हम निकालते हैं, या ओरिजिन तो नहीं बोला लेकिन सेंटर के पॉइंट भी तो 0 ही है, इसलिए हमने इसको यूज किया। वरना अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं, या x1 y1 या x2 y2 रख के, तब भी आपका यही आता, 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 होल स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस y की वैल्यू अभी हमने निकाली है यहाँ पर a, क्योंकि a ही हमारा y2 है, तो ये हो जाएगा 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे 0 - 3 होता है -3 होल स्क्वायर, 0 - 2 होता है -2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस का प्लस बन जाएगा, और 2 का 4, सॉल्व करके वही आना है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा ध्यान रहे, अगर आपको ये शॉर्टकट्स पता होंगे और डायरेक्टली पता होगा तो आपका टाइम बचेगा और आप एक्यूरेटली इसको कर पाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को भी करके जाइए, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में से आपका कोई भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर 0,0 एंड 6,8। ओके, आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है सर्कल के, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। अब सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होके जाता है, और डायमीटर हमारा मान लीजिए ये ए और बी, ये डायमीटर है, ठीक है। और डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी होती है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर कभी लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछी जाए तो वो कौन होती है, डायमीटर। तो ये जो ए बी है वो डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट दे रखे हैं 0,0 और एक दे रखा है 6,8। आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो पहले हम डी निकाल देते हैं, उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने बताया था जब भी 0,0 दिया हो एक पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट का बस स्क्वायर कर दो। ओके, तो अगर आप वो बात समझ गए तो आप बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किए 100 मिल गया, और 100 सभी को पता है 10 का होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, और यहाँ पे यूनिट्स। ये तो आ गया हमारा डायमीटर, क्योंकि हमें रेडियस निकालना था, तो इस पॉइंट को ना मिस करें, तो रेडियस निकलेगा इसका आधा करके, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। 0 रख के करते तब भी आपका वही आ जाता, 0 0 माइनस करके। ओके, तो डायरेक्टली इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, तो एक अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो ये यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है। ओके, और हमारे पास जो रूल होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू होती है -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है हमारा c/a। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखते हैं, तो अल्फा है आपका 2, बीटा है -3। ए बी और सी क्या होता है,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है आपका ए, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, और लास्ट वाला होता है सी। अगर हम कंपेयर कराएं इक्वेशन से तो एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो वो है 1, ठीक है। तो ए की वैल्यू हो गई 1। मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ, समझ जाएंगे आप। यहाँ पे इसके पहले कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1, तो ये ए की वैल्यू हो गई। ये पूरा पार्ट हो जाएगा बी क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है, और ये लास्ट वाला हो जाएगा सी। ओके, तो कंफ्यूज ना हो कि बी की वैल्यू को सी क्यों बोला, आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ओके, इस ओरिजिनल वाली जो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। तो b की वैल्यू हमारी a+1, तो a+1 क्योंकि दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में जरूर लिखें, ध्यान रहे, अपॉन a की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा -a और फिर अंदर -1, तो 2 - 3 हो गया -1, -a, ओके, -1 इधर गया तो +1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, तो -1 और +1 0 दे देगा, माइनस का साइन इसको मिल भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए की वैल्यू आ गई है 0। ओके, तो ए की वैल्यू आराम से यहाँ पे 0 आ चुकी है। अब सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू वही 2, बीटा है -3, सी की वैल्यू है बी, सी को हमने बी बोला है, और ए की वैल्यू 1, 2 3 होता है 6, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं, तो बी की वैल्यू आ गई -6। ओके, तो 0 और -6 हमारे आंसर आ चुके हैं। आप इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले से भी कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने पहले भी करा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं उनमें देखिएगा, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। 24 पे आते हैं, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है। अब फिर से हम ए बी और सी को देख लेते हैं, तो ए होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो है 1, बी होता है हमारा 4 यहाँ पे, और सी हो रहा है हमारा लास्ट वाला। साइन को भूले नहीं, साइन अगर नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। अब नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए आपको डी की वैल्यू निकालनी होती है। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम सॉल्व करते हैं b² - 4ac को ओपन करके, ठीक है। तो डी आप सॉल्व कर लीजिए। अब डिपेंड करेगा डी क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप नेचर ऑफ फ्रूट्स बताएंगे। तो बी की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। बी हमारा 4, ए हमारा 1, और सी है हमारा -3√2। ओके, 4 का स्क्वायर होगा 16, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 4 3 होगा 12, ये आ गया आपका डी। ओके, अब डी को सॉल्व किया, आपकी जो वैल्यू आ रही है एक रूट में आ रही है √2 की वैल्यू 1.414 आप रख के आगे सॉल्व भी करेंगे तो देखिए प्लस का नंबर जब प्लस से ऐड होगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो ये आपको एक पॉजिटिव नंबर देगा, और पॉजिटिव नंबर जो होता है हमारा वो 0 से बड़ा होता है, और कभी भी अगर आपका डी 0 से बड़ा आ जाता है तो आप बोल देते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ओके, एग्जिस्ट। अगर यहीं पे आंसर माइनस आता तो आप बोलते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर ये 0 आ जाता आंसर डी की वैल्यू तो आप बोलते हैं 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बोलना है, और 2 बोलना आप यहाँ पे, ठीक है। 2 क्यों बोलना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 2 sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3। आपको टेबल याद होनी चाहिए, और इसको मैंने कई बार करा दिया है, कैसे याद करनी बहुत आसान है, एक लाइन याद करिए सारी याद हो जाती है, ठीक है। वरना बहुत सारे अपने अपने तरीके लोग हैं, आपको जैसे से याद हो जाए वैसे कर लीजिए, ठीक है, बट याद होनी चाहिए। तो 3, अब cos स्क्वायर 60, तो cos 60 sin 30 का ही मतलब सेम ही होते हैं दोनों वैल्यू, तो ये जगह 1/2, लेकिन इस बार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाया उसको बोलना नहीं है। और sec 30 होता है हमारा cos 30 का रेसिप्रोकल। अब cos 30 होता था √3/2, इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। ओके, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 2/√3 और इसका स्क्वायर। नाउ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ √3 माइनस, यहाँ आपका 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, क्योंकि रूट का नंबर जब स्क्वायर के बाहर आता है तो वो बाहर आके सिर्फ विदाउट रूट हो जाता है। ओके, तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आपके पास बचा √3, आगे है माइनस, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब सिर्फ 1 बचा। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल की आप लाइन याद रखिए और सारी लाइनें आप आराम से कर देंगे, ठीक है। और ये भी मैंने करा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इफ sin x = 7/25, तो sin x की वैल्यू दे रखी है आपको 7/25, आपको यहाँ पर इस जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन जो होता है हमारा
वो रेशियो होता है, अगर आप देखिए जो भी यहाँ पे एंगल दिया होता है वो एक्यूट एंगल होता है, और किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है। ये तो राइट एंगल होता है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो आप हमेशा, जब आपकी चॉइस हो कि आप कैसे बनाए डायग्राम, तो आप हमेशा यहाँ पे लिया करिए, ठीक है। इस जगह अगर आप एक्यूट एंगल को लेंगे तो सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, नीचे आ जाएगा बेस, और यहाँ आ जाएगा हाइपोटेनस। ओके, ध्यान रखेंगे, अगर आप यही चीज यहाँ ऊपर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको परपेंडिकुलर यहाँ देना पड़ेगा, बेस यहाँ देना पड़ेगा, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, ठीक है। तो मैंने सामने लिख दिया इस तरीके से, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू, अब साइन किसका रेशियो होता है, ये होता है हमारा पी अपॉन एच का। तो पी मतलब ये 7 और एच मतलब ये 25। बेस निकालना है, पाइथागोरस से पहले हम बेस निकाल लेते हैं। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस जो होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है जो बची हुई दो साइड है उनके स्क्वायर के सम का, ठीक है। तो जो एच स्क्वायर है वो बराबर होगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम का, इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ये बात आपको पता ही है। नाउ पी की वैल्यू हमारे पास है 7 स्क्वायर, बी हमको निकालना है, और एच हमारा है 25 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये हो गया 49। अब ये इधर आके माइनस होगा, तो 625 में से 49 को आप माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करने पे आ जाएगा आपका 576। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, और 576 जो होता है 24 का होता है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 24 होता है। बाकी आपको ये ट्रिपलेट भी याद रखना है, अगर हाइपोटेनस 25 दिया है और पी या बी में से कोई भी एक 7 दिया है, तो दूसरी वैल्यू 24 ही आनी है, क्योंकि 24 7 का जो ट्रिपलेट होता है वो 25 देता है। ओके, इसका स्क्वायर करो, सम करो, तो ये 25 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और ये याद रहेगा डायरेक्टली तो आपका और जल्दी हो जाएगा, बट आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। एमसीक्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो वहां ध्यान रखना। तो ये आपका आ चुका है 24। अब हम इस वैल्यू को रख देते हैं जो भी हमें फंक्शन निकालना है उसके उसमें, ठीक है। तो हमें निकालना था यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आगे है आपका टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आपका ये तो दिया ही है क्वेश्चन में। कॉस एक्स क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अभी 24 आया, अभी हमने निकाला है, और हाइपोटेनस 25 फिक्स है। 10 होता है हमारा, यहाँ पे 10, ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस उसकी बात करो, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 7, बेस अभी 24 निकाला है, और कॉट इसका उल्टा होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा 24 और ये जाएगा 7। ओके, तो आई होप वैल्यू कैसे रखी है, ध्यान से आप इसको रख देंगे, 24/7। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे, तो 24 7 25 और 25 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे 24 इंटू 7, और नीचे 25 इंटू 25 हो गया 625। ओके, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए अलग से दिखा देता हूँ कैसे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर से 7 से कर देंगे ऊपर और नीचे, और इसके 24 से। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा 24 इंटू 7। ओके, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। और ऊपर आ जाएगा 7 इंटू 7 जो कि हो जाएगा 49, और 24 इंटू 24 जो कि होता है 576, अभी हमने देखा था, ठीक है। देखिए 24 इंटू 7 और 24 इंटू 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएंगे सेम आएंगे, कट जाएंगे, डायरेक्ट काट दें। अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो फिर से 625 मिलेगा, हमने पहले ही बात कर लिया ऊपर, ठीक है। और नीचे 625 है यहाँ पे, ये भी इसको कट कर देगा, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1। ओके, तो सारा ये हमारा कैलकुलेशन था। आपको पहले थर्ड साइड निकाल लेनी है जो कि बेस थी, और फिर इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके निकाल देना है। ये था हमारा सेक्शन बी। सेक्शन सी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन सी में हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। शो दैट √2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आपको √2 और √5 जो है उसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इसका प्रोसीजर है, कोई सिंगल नंबर भी आ सकता है आपको, कोई कंबाइन करके भी आ सकता है। ये √2 कैसे होता है इसका एक प्रोसीजर हमने बहुत बार सॉल्व करे क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, और कभी कभी आपके दोनों नंबर रूट में आ जाए तो क्या करना है, तो आप इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। इन तीनों का समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। पहला स्टेप सेम है, पहले आप लेट करके मान लेंगे कि ये नंबर जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो लेट √2 माइनस √5 इज रेशनल नंबर। अब रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, वो P अपॉन क्यू या A अपॉन B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे आपका Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए,
और P और Q जो है वो को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होता है। जैसे मैंने अगर आपसे बोला 2/5, तो ये आपका देखिए 2 के फैक्टर क्या है, 2 और 1, 5 के फैक्टर क्या है, 5 और 1, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है ना, तो ये को प्राइम नंबर है। ओके, तो इस तरीके से इनको रेशनल और रेशनल फॉर्म में भी था, तो ये होता है हमारा को प्राइम। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल स्क्वायरिंग मत करना, बोथ साइड में पूरा फंक्शन, ये पूरा टर्म है तो उसका होल स्क्वायर होगा, ये जगह पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ एक आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो लग रही है, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही लगा देते हैं। तो रूट 2 का स्क्वायर डायरेक्टली अगर करेंगे तो अभी बताया था, रूट का कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। रूट 5 का करेंगे तो ये जगह 5 माइनस 2ab, ये जगह पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 और 5 हो गया 7 माइनस 2, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 5 से 10 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे है विदाउट रूट उनको इधर ले जाइए। तो पहले तो 7 को ले जाएंगे, प्लस का साइन था उधर जाके हो जाएगा माइनस का साइन, तो ये -7 हो गया, यहाँ बचा -2 रूट 10। अब ये आपका जो मल्टीप्लाई का रूट, मतलब मल्टीप्लाई का -2 है, उसको डिवाइड में ले जाना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड में ले जाने से पहले इधर साइड हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर से नीचे और क्यू स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, दोनों का एलसीएम बन चुका है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर, ओके, -2 रूट 10। अब आप इसको अंदर यहाँ डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 10 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर अपॉन -2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिख देना है लास्ट में, इतना करने के बाद, कि आपको पता है जो रूट 10 होता है वो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ देखें तो पी स्क्वायर माइनस 7 क्यू स्क्वायर अपॉन -2 क्यू स्क्वायर है, वो एक रेशनल फॉर्म में है, ओके। तो ये पार्ट तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको अगर सॉल्व भी करते हो तो 2 × 5 आएगा, ये बाहर आप निकालेंगे भी तो नहीं आएगा बाहर, तो ये एक रेशनल नंबर ही है। बट दूसरा वाला नंबर किस फॉर्म में है, रेशनल नंबर की फॉर्म में है। बट इसका तो हमारे पास प्रूफ है कि ये इरेशनल कैसे प्रूफ किए जाते हैं। तो कभी भी इरेशनल जो होता है वो रेशनल के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। तो इरेशनल रेशनल इक्वल नहीं होंगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे बोलोगे हेयर इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत हो गई हमारी बात। कौन सी बात, दैट जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी, √2 माइनस √5 इज, क्या माना था हमने, रेशनल माना था, रेशनल, सो √2 माइनस √5 इज इरेशनल। तो ये हमारा प्रूव है। तो 3 स्टेप इसके ध्यान रखने आपने। सबसे पहले आप ये वाले स्टेप को बहुत अच्छे से कर लेंगे, इसमें आपके 1 से 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। मेन यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद आपने रेशनल इरेशनल बराबर नहीं होते हैं बता के ये लाइन लिख देनी है, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रोसीजर देख लीजिएगा, अगर दोनों रूट में आते हैं नंबर तो कैसे करना है, जैसे अभी करके दिखाया। कोई सिंगल नंबर आता है तो कैसे करना है, और अगर कंबाइन करके आ गया तो कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यहाँ पे क्या रखा है हमसे, मॉडल एग्रीकल्चर होल्डिंग ऑफ द विलेज निकालनी है। तो मतलब मॉडल मतलब मोड निकालना है, ठीक है। मोड कैसे निकलता है, तो टेबल में अगर आपको मोड निकालने के लिए आए तो आप यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मैं टेबल को फिर से बना देता हूँ, और ये आपका है क्लास, ओके, और एक साइड है फ्रीक्वेंसी। तो क्लास है 1 से 3, 3 to 5, 5 से 7, और 7 से 9, 9 to 11, और 11 से 13। फ्रीक्वेंसीज हैं 20, 45, 80, 55, 40 और 12। तो जब भी आपको अगर इन्होंने मॉडल क्लास या मोड पूछा गया है तो आप सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 80, तो यही आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास। अब यहीं से सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो किसको क्या बोलते हैं वो देखिए, ये आपकी जो मॉडल फ्रीक्वेंसी होती है इसको बोलते हैं F1, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0 जो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, नीचे वाली को बोलते हैं F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट, क्लास में जो लोअर लिमिट होती है उसको यहाँ पे L बोलते हैं, और जो गैप है
क्लास का 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। सारी वैल्यूज लिखने के बाद आपको फॉर्मूला लिख देना है। मोड का जो आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 या ये हो जाएगा F2 इंटू H। वैल्यू को पुट कर देना। तो L की वैल्यू कितनी है हमारी, तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो है आपकी 5। वैल्यूज को ध्यान से पुट करना है। ये हो जाएगा 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 माइनस F2 है 55, और जो H है गैप वो आपका 2 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 5 प्लस इन दोनों को माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 35, नीचे जाएगा 1860, और इन दोनों को माइनस माइनस को ऐड करते हैं तो ये जगह आपका 90, मतलब 100, सॉरी, जब इसको ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 35 अपॉन 60 इंटू 2। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा 6। तो 5 प्लस 35 अपॉन 60, 35 अपॉन 30, सॉरी। अब इन दोनों को कट करते हैं, कौन से नंबर से कट रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 7 जा 5 6 जा, तो 5 प्लस 7 अपॉन 6 हमारा आ चुका है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ पर भी इसको पॉइंट में निकाल के ऐड कर सकते हैं, वरना मैं एलसीएम लेके कर देता हूँ इसे। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 6 से नीचे, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30 प्लस 7, 30 प्लस 7, और एलसीएम नीचे आ चुका है 6, तो 37 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 6 जा 36, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर 6 1 जा 6 बचेंगे आपके 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 6 जा 36, फिर से आ जाएगा 4, ये चलता रहेगा। तो 6.166 आता रहेगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप बोल देंगे 166 अगर आता है तो 6.17 ये आपका मोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 के बी पार्ट को करते हैं, जो कि हमारा और पार्ट है। इसमें है हमारा इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे जो अननोन है पी, उसकी वैल्यू निकालनी है। मीन आपको दे रखा है। ठीक है, तो मीन आपको दे रखा है, पहले से एक बार और टेबल बना लेते हैं। क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास है आपकी 0 से 20, देन 20 टू 40, 40 60, 60 80 एंड 80 एंड 100। ओके, तो ये आपको यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। नाउ एफ आई आपका दे रखा है 7, पी 10, 9 और 13। अब इसमें क्या है, आपका एक्स बार दे रखा है। एक्स बार मतलब मीन दे रखा है, जो कि आपका है 54। आपको निकालना है पी की वैल्यू, जो अननोन है यहाँ पे इसकी। सबसे पहले आपको चाहिए होता है क्लास मार्क, जो कि होता है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 20 होता है हमारा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, मतलब बीच का नंबर। अब जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली पता चलता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और जिसमें नहीं पता चलता तो उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, तो वो पॉइंट वाले जो नंबर आते हैं, जो न पता चले, उनके लिए होता है। बाकी मैंने आपका पूरा वीडियो बना रखा है, आप देखिएगा उसको जरूर, अच्छे से देख लीजिएगा, सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। अब 20 और 40 के बीच में आता है आपका 30, देन यहाँ पे आ जाएगा 50, 70, और ये हो जाएगा 90। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। ठीक है, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे इसको, तो हमें एफ आई एक्स आई निकालना होता है, और फिर फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है। लेकिन मैं इसको करूंगा अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड से हमें फायदा क्या मिलेगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगी। तो अज्यूम मीन मेथड में हमें चाहिए होता है डी आई। अब ये डी आई क्या होता है हमारा, तो डी आई होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। ओके, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, बस थोड़ा सा ही आपको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई, जो हमारी एक्स आई की वैल्यूज है, ए क्या होता है, तो ए होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम मीन क्या होता है, तो जो एक्स आई की वैल्यूज हैं 10, 30, 50, 70 और 90 में से कोई भी वैल्यू चुन लेना, और फिर इसको लेके सॉल्व करना। बट ज़्यादातर कोशिश रहे कि आप मिडिल वैल्यू चुना करिए। ओके, अगर मिडिल में 2 नंबर है तो कोई भी चुन लो उन्हें, जैसे यहाँ पे 10, 30, 50, 70, 90 के बीच में 50 आ रहा है। अगर मान लीजिए 2 नंबर आ गए, क्योंकि कई बार 2 नंबर भी आ जाते हैं, तो कोई भी चुन लेना। आप कोई भी नंबर चुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अज्यूम मीन। तो ये वैल्यू होती है हमारी ए की, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ए की। अब एक्स आई में से इसको माइनस करना, तो 10 में से 50 गया माइनस 40। ओके, फॉर्मूला है ना, ऊपर देख सकते हैं। 30 में से 50 को माइनस करेंगे, एक एक करके सबको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -20। अब 50 को 50 से माइनस करेंगे 0। अब उल्टा माइनस करना है, 70 में से 50 माइनस किया तो ये प्लस में जाने लग जाएगा, और फिर इन दोनों को करा तो प्लस का 40। ओके, आप ध्यान रखेंगे एक सीक्वेंस देता है, इसलिए 20 का नंबर चुनते हैं। ठीक है, 20 का नंबर चुनने का बस सिंपल ये तरीका होता है कि आपकी कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है,
इसलिए हम हमेशा बीच का नंबर चुनते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट जो टेबल बनेगी वो बनेगी आपकी एफ आई डी आई। तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ आई है 7, डी आई आपका 40, तो ये जाएगा 4 7 28, तो माइनस का 280। नेक्स्ट है पी और 20, तो माइनस 20p। इसके बाद आपका 10 और 0, तो 10 0 हमारा 0 हो गया। 9 की कराई 20 से तो 180, और 13 की 40 से कराई तो 13 4 होता है 52 और 0 आ गया। ठीक है, नाउ अब आपको चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। एक तो सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए और एक चाहिए होता है सिग्मा एफ आई। ओके, तो एफ आई डी आई मतलब इनका सम, तो माइनस 180 में से प्लस 180 अगर माइनस करेंगे तो इसके पास बचेगा माइनस का 100, क्योंकि ये नंबर अभी बड़ा है, साइन माइनस का आ जाएगा। अब 520 में से 100 को माइनस करेंगे तो बचेगा 420। ओके, पॉजिटिव, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो आपका फाइनली आएगा 420 माइनस 20p, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे 20 मत ऐड कर देना क्योंकि ये p के साथ है। ठीक है, अब एफ आई का सम कर लेते हैं। तो 7 प्लस 10 17, 17 और 13 होता है आपका 30, 30 प्लस 9 39, तो हो जाएगा 39 प्लस p को अलग से प्लस करके लिखा जाएगा। ठीक है, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन का, ध्यान रखेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मीन इक्वल टू, जो कि x बार है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब a की वैल्यू जो आपने चुनी थी वो है, जो कि है 50। x बार आपको क्वेश्चन में दे रखा था 54। एफ आई डी आई आपने निकाल दिया है 420 माइनस 20p, और एफ आई की वैल्यू है 39 प्लस p। ओके, इनको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि दो टर्म है यहाँ पे। अब प्लस का 50 इधर जाएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 420 माइनस 20p और अपॉन में है 39 प्लस p। अब 54 में से 50 गया, 4 आ गया, 420 माइनस 20p अपॉन में 39 प्लस p। अब डिवाइड का 39 प्लस p इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 4 से, दोनों नंबर को करना है तो ब्रैकेट में रखिए। ये हो जाएगा 420 प्लस 420 माइनस 420 माइनस 20p। 39 फोर होता है हमारा, 9 4 36, 156 और 4p। ये हो गया 420 माइनस 20p। ओके, 20 माइनस से इधर आएगा, p वाला p के पास जाएगा तो 4p से वो ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस था, और 420 के पास 156 गया तो वो भी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 20 प्लस 4 होता है 24p, और 420 में से अगर हम 156 को माइनस करते हैं तो 10 में से 6 गया 4 आया, यहाँ बोरो लिया था तो 1 बचा। अब फिर से बोरो लेगा तो 11 में से 5 गया 6 आया, यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से 1 गया तो आ गया 2। ओके, तो ये हो गया 264। अब 264 के डिवाइड में चला गया 24, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, कट कर देना, 2 से कट गया दोनों नंबर, फिर से कट करता है 2 6 2 6 2 6 6 से कट गया, 6 1 6 1, तो p की वैल्यू आई है 11। ओके, सारा काम कैलकुलेशन का है। अगर आप डायरेक्ट मीन मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर लीजिए, वो सिंपल, आपको यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है, ये आपके ऊपर है कि आप किसको लगाना चाहते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल अच्छे से इसको करना है तो आप बस प्लेलिस्ट में मतलब जाइए हमारे इस पे चैनल पे और स्टैटिस्टिक्स का 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक का ही क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ऐसे बाउंड्री को टच करेगा, ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड से, एज शोन इन द गिवन फिगर। आपको शो करना है AB प्लस CD डिवाइड बाई AD प्लस BC इक्वल टू 1। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। अब होता क्या है, ये आउटर पॉइंट है, तो आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट हमारी ड्रॉ हो सकती है, और हमारा जो थ्योरम 10.2 बोलता है कि आउटर पॉइंट से, पहली बात तो एक पॉइंट से जो है दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है और दोनों का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर मैं A से बात करूं तो A से AP और AS की डिस्टेंस बराबर होगी, तो AP इक्वल टू AS आप लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम A। इसी तरीके से इस साइड से आएंगे BP इक्वल टू BQ, ये भी तो आउटर पॉइंट है, BP इक्वल टू BQ, सेम टेंजेंट फ्रॉम, इस बार 20 हो जाएगी। अब हमने ये वाली साइड पूरी कर ली है क्योंकि AP और BP मिलकर AB बना देगा, जो कि हमको चाहिए। एक चाहिए CD, तो CD इधर से कवर होगा, ध्यान रखें जैसे कवर करना है वही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से CR और यहाँ से CQ, तो CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C,
और इधर से डी आर इक्वल टू डी एस। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार समझाया मैंने, थोड़ा सा अलग तरीके से बस इस क्वेश्चन में दिया है, बाकी आपको ध्यान रखना है इसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम डी। अब ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी 2, ये 3 और ये 4। ओके, 10.2 जो आपकी एक्सरसाइज, उसमें एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको ये प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। वही चीज है, सेम वही चीज प्रूफ कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ाना है बस, ठीक है। अब आपको ऐड कर देना है इक्वेशंस को, क्योंकि इनके बीच में ऐड का साइन है, तो ऐड कर दीजिए 1 2 3 4 को। तो जो LHS है वो LHS से जुड़ जाएगा, RHS RHS से जुड़ जाएगा। तो AP ऐड होगा BP से और CR और DR से, ठीक है। और ऐसे ही इधर वाली साइड आपकी ऐड हो जाएगी, जो हमारा दूसरी साइड है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब यहाँ पे देखिए पेयर देख लीजिए, AP और BP मिलके क्या बना रहा है, तो AP और BP मिलके बना रहा है AB। CR और DR मिलके क्या बना रहा है, CD। AS के साथ DS को देखना, ये आगे पीछे लेके उससे फर्क नहीं पड़ता, इसको बस साथ में लेके लिखने से बेहतर है आप सीधे लिख दीजिए। AS और DS मिलके क्या बना रहा है, तो AS और DS मिलके AD बना रहा है, और BQ CQ मिलके बना रहा है हमारा BC। ओके, तो ये हमारा प्रूफ आता है पेपर में, और ये बुक में यही क्वेश्चन है कि कैसे प्रूफ करना है, तो ऐसे करना है। अब एक स्टेप ज्यादा क्या है कि हमें ये प्रूफ करना था। अब ये कैसे आएगा, अगर हम इसको उठा के यहाँ से नीचे ले आए, AB प्लस CD के, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। तो उधर क्या बचा, इक्वल में 1 ही तो बचा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, 0 नहीं होता है, 0 से तो वो नंबर ही खत्म हो जाता है। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो वहां पे क्या है, 1 है, इसको डिवाइड में लाया तो यहाँ 1 बचा, यही हमको प्रूफ करना था। ओके, सो ये था बस का प्रूफ, सिंपल सा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका अगला है, शो दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम यही सारा कॉन्सेप्ट है, सारे स्टेप यही है, थोड़ा सा लास्ट पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से सुन लीजिए। इस बार आपको दे रखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स। तो जो ABCD हम मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बाउंड्री टच करेंगे इनकी, और इनके नाम रख देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के PQRS। सेम डायग्राम हमने ऐसे बना दिया। अब आपको बताना है कि ये एक रोम्बस होगा। तो गिवन है आपको, पहले आप गिवन लिखेंगे कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव में अगर हम देखें तो आपको प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस होगा। ओके, अब ये लाइन से तो प्रूफ नहीं होगा, आपको समझना है कि इसमें इसके अंदर क्या बातें हैं। तो पैरेललोग्राम से पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए आपके प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, कि पैरेललोग्राम ये कहता है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। तो AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD के। तो ये चीज आपको पहले ही साइड में लिख देना है, ठीक है, ये आपको लेके चलना है, पैरेललोग्राम से ही आपको ये चीज समझ के चलनी है। और प्रूफ में, ये पैरेललोग्राम के लिए बात बताई मैंने, और प्रूफ में रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस ये कहता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है, AB बराबर BC बराबर CD इक्वल टू AD। तो ये रोम्बस कहता है, ठीक है, तो ये प्रूफ में हमें चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, तो देखिए, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है, बस ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल था, नाम नहीं था, यहाँ पे उसका नाम पैरेललोग्राम रख दिया है, तो सारे स्टेप वही हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ सबसे पहले वही, आउटर पॉइंट A है तो A से जो टेंजेंट है AP बराबर AS, आप लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम A, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो AP बराबर AS, सेम ऐसे ही BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, टेंजेंट फ्रॉम B, ये हो जाएगा सेकंड आपका। इधर से आ जाता है CR इक्वल टू CQ, टेंजेंट फ्रॉम C, और लास्ट DR इक्वल टू DS, टेंजेंट फ्रॉम D। अब फिर से ऐड कर देते हैं सेम वही, तो जब ऐड करेंगे आप 1 2 3 4, देखिए एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब AP प्लस BP ये ऐड होगा, और CR प्लस DR लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड राइट हैंड वाले से हो जाएगी AS BQ CQ और DS। AP BP मिलके बना रहा है AB, CR DR मिलकर CR, सॉरी CD, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो AS और DS को साथ में देखेंगे तो ये बन जाएगा AD, और BQ CQ मिलके बना देगा हमारा ये BC। ओके,
तो इतना पार्ट होने के बाद अब आपको क्या समझना है, यहाँ पैरेललोग्राम को आप देख सकते हैं। यहीं के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ तक के स्टेप बिल्कुल सेम है जैसा प्रीवियस में था, आपको बस ध्यान रखना है। अब ए बी को आप रिप्लेस कर सकते हो या तो डी सी से, या डी सी को कर सकते हो ए बी से, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ पे ए बी या सी डी में से किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं ए बी को ए बी रहने देता हूँ, सी डी को रिप्लेस करके ए बी लिख सकते हैं, गिवन है। ऐसी ए डी और बी सी जो है वो भी आपस में इक्वल है, तो इनको भी रिप्लेस कर देते हैं। तो ए डी को हम ए डी रहने देते हैं और इधर बी सी को हम लिख देते हैं ए डी। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो देखिए ए बी और ए डी भी बराबर आ गया। अब हम फाइनल आंसर पे आ चुके हैं अपने। तो ए बी जो है हमारा ए डी के बराबर आ गया, ए बी जो है हमारा ए डी के बराबर आ गया, अभी हमने देखा। और पहले से क्वेश्चन में गिवन था पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से ए बी पहले से किसके बराबर था, डी सी के बराबर था, ये ऑलरेडी गिवन था, ये पार्ट हमारा गिवन था, ये प्रूव हो गया। तो जब ए बी ए डी के बराबर भी है, ए बी डी सी के बराबर भी है, तो ए बी जो है हमारा ए डी के बराबर भी था और ये डी सी के बराबर, तीन साइड बराबर आ गई। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर तीन साइड बराबर आ जाए, ए बी ए डी और ए सी है, तो आपकी फोर्थ साइड भी बराबर हो जाएगी। सो हमें बस ये लिख देना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो चारों साइड बराबर हो जाएगी हैंस करके। सो ए बी सी डी इज रोम्बस। बस इतना पार्ट आपको कर देना है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसको कई बार करा रखा है इस क्वेश्चन को। आप जाके जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखिए, इनके सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, बहुत अच्छे से उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। उसका जो ए पार्ट है और जो और वाला पार्ट है दोनों को करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे 5,000 people attended a cricket test match between India and Australia in Sydney cricket ground. Let X be the number of adults attending the cricket match and Y be the number of children attending the cricket match. Cost of an adult ticket was rupees 1,000, while the cost of a child ticket was 200 rupees. On that day, revenue earned by selling all 50,000 tickets was 4 crore 20 lakh. Find how many adults and how many children attended the cricket match. अब देखिए यहाँ पे सिंपल ये लिखा हुआ है, किसी एक दिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था, टेस्ट मैच, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ पे 50,000 पीपल टोटल थे, उन्होंने मैच देखा। अब इसमें कुछ एडल्ट्स थे और कुछ बच्चे थे। जो एडल्ट्स थे उनका जो नंबर दे रखा है हमें एक्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ एडल्ट्स आपको दे रखे हैं एक्स, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो आपको दे रखे हैं वाई, ठीक है। अब इनसे क्या हो रहा है, कुछ रेवेन्यू अर्न हो रहा है। रेवेन्यू मतलब इनका जब टिकट सोल्ड हो रहा है तो उनसे पैसे मिल रहे हैं। तो जो एडल्ट है, एडल्ट के टिकट है 1,000 रुपीज़ के। अब 1,000 रुपीज़ का एक टिकट है, तो ऐसे ही एक्स नंबर ऑफ एडल्ट थे, तो एक्स इंटू 1,000, इनसे रुपए ये वाले जनरेट हो रहे हैं। और ऐसे ही चिल्ड्रन के जो नंबर था वाई था, इनसे 200 रुपीज़ मिले, तो 200 इंटू वाई इनसे हो रहा है। और टोटल जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो हो रहा है इतना। टोटल मतलब जब आप इसको 1000 एक्स जो है, 1000 एक्स जो एडल्ट से मिला और 200 वाई जो चिल्ड्रन से मिला, इनको जोड़ दें तो आपका ये आ रहा है 4 करोड़ 20 लाख। ओके, अब ये अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 वेरिएबल की इक्वेशन है हमारी, लीनियर इक्वेशन। तो 200 1 जा 200, ये 200 से कट रहे सारे नंबर, 200 5 जा, और यहाँ पे कट करेंगे 200 से, तो 100 की वजह से 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 से कट जाएगा ये 21, और ये 4 जीरो रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, ओके, एंड 4 जीरो, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज़ और हमने देखा था, टोटल 50,000 टिकट बिक रहे थे क्योंकि 50,000 पीपल ने मैच देखा। तो 50,000 कैसे बन रहा है, ये सिर्फ बनेगा नंबर से, ओके। जब रेवेन्यू या कॉस्ट की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट है और नंबर से मल्टीप्लाई करके पैसे बनते हैं, ये बात आपको हमेशा से पता होगी, ठीक है। तो यहाँ जो आपका टिकट है, टोटल नंबर ऑफ एडल्ट और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इनको मिला के बन रहा है कितना, 50,000, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा। 2 इक्वेशंस आ गई हमारी। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, हमारे पास अलग अलग मेथड है सॉल्व करने की। हम यहाँ पे एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन में क्या होता है, जो कोफिशिएंट है अगर सेम है तो आप इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x का तो कोफिशिएंट सेम नहीं है, बनाना है तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे y को भी चेक कर लेते हैं। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सेम है, तो y को भी कट कर सकते हैं। किसी एक को हटाना होता है बस, जिससे दूसरे की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जब दोनों के पहले सेम साइन हो, ओके, जब दोनों के पहले सेम साइन हो
चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। और जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा हमें ऐड करना होता है। ये बात आपको रूल हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख लेना। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो 5 प्लस का है, यहाँ 1 है माइनस का, तो 5 में से 1 गया 4। यहाँ प्लस है, यहाँ तो माइनस बन जाएगा, तो ये कट जाएगा। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, 21 में से 5 गया तो आ गया 16, ओके। तो ये आपका था 0 0 0 और 0। 1 में से 5 गया तो अपनी तरफ से बोरो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और यहाँ बचेगा 1, ओके। तो यहाँ पे आ चुका है आपका 1,60,000। अब 4 डिवाइड में जाएगा तो इसको कट कर देगा 4 टाइम्स, तो आपका आ गया 40,000, ओके। तो x की वैल्यू आ गई 40,000। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल 50 लोग थे, वो 50,000 लोग थे, तो कॉमन सी बात है उनकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। बट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू को हम जो x की वैल्यू आई है किसी भी वैल्यू में, मतलब किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो सेकंड वाली इक्वेशन में रख देते हैं, पुट x इक्वल टू 40,000 इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकंड में रख दिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 50,000 में। तो x की वैल्यू थी हमारी 40,000 प्लस वाई इक्वल टू 50,000। 40,000 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50,000 माइनस 40,000 दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000, ओके। अब हमें यही बताना था हाउ मैनी एडल्ट्स एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन वर अटेंडिंग द क्रिकेट मैच। तो इतने हमारे एडल्ट्स आ गए, इतने चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। तो ये आंसर हो चुका है, सिंपल सा। नाउ जो ये नहीं करेंगे वो बी पार्ट करते हैं, यहाँ पे तो हमें सारे ही करने हैं, ओके। बी पार्ट को देखते हैं, इसमें लिखा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई ग्राफिकली। तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल में फर्स्ट वैल्यू इज x एंड सेकंड वन इज y, ओके। वी ऑल नो दैट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। रीजन क्या होता है, x की कोई वैल्यू रखो y आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। ये सिंगल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं जो पहली इक्वेशन है। तो पहले हम x को 0 रखते हैं। 0 रखने का रीजन हम जानते हैं कि हमें एक्सिस पे कट होके लाइन मिलती है, इसलिए, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप रख कुछ भी सकते हैं, कई बार आंसर हमारा कट नहीं होता। जैसे अपॉन में कोई वैल्यू आती है जो कि आपको पॉइंट देती रहती है, तो आप अपने दिमाग से कुछ और वैल्यू भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x को अगर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 0, y की वैल्यू आ जाएगी 6। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, ओके। ऐसे ही एक बार y को 0 रख दिया, आप कोई और वैल्यू भी चुन सकते हैं, ध्यान रखें। तो y को 0 रखा तो x मिल जाएगा आपका 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। 2x इक्वल टू 6, 2 से कट गया ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3। सही यही चीज़ आपको सेकंड वाले के लिए भी करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर से आप यहाँ पे टेबल बना लेंगे x एंड y। इक्वेशन नंबर 2, x इक्वल टू 0। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, y के लिए आ गया 5, ओके। यहाँ पे तो सिंपली आपका सॉल्व हो जा रहा है। y इक्वल टू एक बार 0 रखा तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5, x के लिए भी आ जाएगी 5। नाउ अब इसके बाद आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ध्यान रहे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बना देंगे। मैक्सिमम वैल्यू गई है 5 तक, देखिए दोनों में 5 तक गई है, तो 5 तक इसको ड्रॉ कर लीजिए। 1 2 स्केल से आराम से 3 4 5, गैप सही रखेगा तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और y के लिए जो वैल्यू गई है वो आपकी गई है 6 तक, तो हम इसको 6 तक ड्रॉ कर देते हैं। तो जो y आएगा वो 6 तक जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ओके। मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ स्केल यूज़ नहीं किया, आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे आपको सब स्केल और मिलेगा उससे अच्छे से करना है, मतलब स्केल आप लेके जाएंगे उससे करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले पॉइंट को हम यहाँ पे करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो y पर y एक्सेस पे बनेगा, कॉमन सी बात है। तो x 0 y 6। सेकंड है x 3 y 0, तो x 3 y 0। अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि आपकी पहली वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से उसकी लाइन बन जाएगी, पहली इक्वेशन की लाइन, सॉरी। नेक्स्ट है आपका 0 पे 5, तो x है 0 y 5 है, तो वो यहाँ पे बनेगा 0 पे 5 और 5 और 0, तो 5 और 0 ये है, तो 5 और
0। ओके, सेकेंड लाइन भी आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। जब सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रहे थोड़ा इसको सही से करें, बिल्कुल। अब जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे कट करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं, तो यही आपके सॉल्यूशन होंगे। ओके, जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, जैसे यहाँ से 1 आ रही है वैल्यू और यहाँ से लगभग 4 आ रही है, तो 1 और 4 इसके सॉल्यूशन हो गए। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है, आप इसको अगर चेक करना चाहें, आपके पास टाइम बचा है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, तो आपको ऐसा 1 और 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये मैंने ग्राफिकल मेथड बहुत आराम से समझाया है, सारी मेथड अलग अलग करके आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाके इसको देख सकते हैं अगर आप कोई भी डाउट रहे तो। आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए सेम क्वेश्चन था, तो इसको तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये सेकंड वाला जो है इसका कर लेते हैं, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लिखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 6 times the sum of its digit. The number formed by reversing the digit is 9 less than the given number. Find the number. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सैम्पल पेपर है, इसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी आ सकता है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 डिजिट नंबर का जब भी क्वेश्चन आए, इसको भी मैंने बताया क्या करते हैं हम। सबसे पहले लेट, एक 2 डिजिट नंबर के पास 2 डिजिट होती है, एक होती है वंस और एक होती है टेंस। तो हम एक टेंस डिजिट ले लेंगे, टेंस डिजिट को हम मान लेंगे x, और जो वंस वाले जो प्लेस पे डिजिट होगी उसको मान लेंगे y, और नंबर को आप सबसे पहले ही लिख देंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि आपको पता है एक नॉर्मल नंबर जैसे 25 एक 2 डिजिट नंबर है, तो ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। जो वंस प्लेस होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस वाला 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी जो प्लेस है इसको हमने बोला था x, इसको बोला था y, तो आपका जो नंबर बनेगा ऐड करके 10x प्लस वाई तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसको ओपन ऐसे ही तो करते हैं, 2 10 से मल्टीप्लाई होता है और 5 1 से होता है, और ये वैल्यू नहीं पता था तो इसको हमने y माना था, और इसको हमने x माना था। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 25, ऑलरेडी बता चुका, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है। तो अभी मैंने बताया टेंस प्लेस को मैंने x माना है और वंस प्लेस को y माना है। और हम जब नंबर सॉल्व करते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 2 आपका 10 से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ये टेंस प्लेस पे और ये वंस प्लेस पे, और जो 5 होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब यहाँ पर हमने x को लिया है तो x आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है और y आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब नंबर को रिवर्स करने की जब बात आए तो वो भी आप पहले लिख लीजिए। रिवर्सिंग जो नंबर होगा ना, आप स्टार्टिंग में सब डिफाइन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, जैसे 25 का रिवर्स होगा 52। देखिए प्लेसेस, जो प्लेस है आपका, बस डिजिट इधर उधर जाती है, प्लेसेस वही रहते हैं। ये टेंस प्लेस अभी भी है, ये वंस प्लेस है। तो यहाँ पर y इधर आ चुका है, लेकिन मल्टीप्लाई वो 10 से ही होगा। ठीक है, और x इधर चला गया, तो ध्यान रखें रिवर्स नंबर ऐसा होगा। ठीक है, कहीं आप 10 को भी इधर ले गए तो गलत हो जाएगा। तो ये इसकी थ्योरी होती है, आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, जब नंबर की बात हो रही तो नंबर लिखेंगे 10x प्लस वाई, इसका मतलब होता है इक्वल टू, कई बार बताया 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई द सम ऑफ 8 डिजिट। तो डिजिट हमने ये मानी थी, इनका सम ध्यान रखें, क्योंकि 6 टाइम्स है दोनों का, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, 10x प्लस वाई, 6 की x से कराई 6x, 6 की y से कराई 6y, x वाला x के पास आ जाएगा, 10x में से 6x माइनस होगा, और y वाला y के पास जाएगा तो माइनस वाई। ये हो गया आपका 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 5y। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डिवाइड में चला जाएगा। इक्वेशन नंबर आपके 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब रिवर्सिंग द डिजिट से जो आपका नंबर फॉर्म हुआ 10y प्लस x था, वो लिख दिया। इज मतलब इक्वल टू 9 लेस, लेस बोलेगा तो माइनस, मोर बोलेगा तो प्लस, ध्यान रखें आगे लिखे हमेशा। ठीक है, 9 लेस देन द गिवन नंबर, किससे, गिवन नंबर से। अब नंबर गिवन कौन सा था, 10x प्लस वाई। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से आपको बस इसको वैल्यू को रख के सॉल्व कर देना है। तो पहले x वाला x के पास लेके आइए और y वाला y के पास लेके आइए। हम क्या एक काम करते हैं, क्योंकि y यहाँ पे बड़ा नंबर है तो इसके पास लेके आते हैं y को, तो 10y माइनस वाई, और x को इधर ले जाते हैं। इससे क्या होगा, माइनस के साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो 10y में से y गया, आ गया 9y, 10x में से x गया, आ गया 9x, और ये आपका 9। ओके, सेकंड इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन अगर किसी से कैंसिल हो रही है कर दें, तो 9 से कट रही है, 9 वन जा 9 वन जा 9 वन जा, सेकंड इक्वेशन आ गई। पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू कर देते हैं 1 इन इक्वेशन नंबर 2। या तो आप
2 को 1 में रख ले या तो 1 को 2 में रख ले, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है कि 2 को रखा जाए, 2 को 1 में रखा जाए, ठीक है। अभी देख लेते हैं कैसे। अब 2 को जब हम 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 5/4, जो y की वैल्यू आई है वहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये आई आपके x माइनस 1। नाउ डिवाइड का 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5x माइनस 5 वन ज़ा 5। नाउ इधर लेके आते हैं इसको, 4x के पास 5x आया, अभी हो गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 5। x 5 आ गया तो पुट कर देते हैं यहाँ पे y की वैल्यू को निकालने के लिए, तो 5 इक्वल टू 5/4 इंटू वाई, 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो y भी निकल जाएगा यहाँ पे 4। हमें नंबर बताना था, तो नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर देते हैं 5, तो 10 5 ज़ा 50 प्लस 4, ये हो गया हमारा 54। ओके, तो ये था हमारा नंबर। सिंपली आपका ये आंसर आ चुका है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। ऑलरेडी हमने पहले भी ये डिस्कस किया क्वेश्चन, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस का बेस पता होना चाहिए। ओके, और एक्सप्लेनेशन पहले भी करा रखा है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। नाउ हमें आंसर में साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे साइन और कॉस बन जाएगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, हमें पता है इसका रेसिप्रोकल होता है, और 10 को लिख सकते हैं साइन x/cos x। ओके, ये पहले आपको पता होना चाहिए सब कुछ। अब यहाँ पे एलसीएम बन रहा है क्योंकि cos x दोनों के नीचे है, तो 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे आपका cos x माइनस मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये चल रहा है। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, पहले साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों से, तो साइन एक्स की 1 से होगी, फिर साइन की साइन से होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस की होगी मल्टीप्लाई, तो माइनस और माइनस कॉस एक्स की 1 से करी तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया, फिर माइनस कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स से होगी तो ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। फिर ऐसे ही 1 की भी करा देंगे दोनों से, क्योंकि दोनों से ही होनी है, तो प्लस का 1 और माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा कॉस एक्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि प्लस का साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स कैंसिल हो गया, और हमारे पास एक काम और क्या हो सकता है, तो हम एक काम कर सकते हैं, जो 1 वाली आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस के फॉर्म में, वो क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस 1 को हम उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट आगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और इस 1 को रिप्लेस कर दे रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, और नीचे आपका कॉस एक्स है, ठीक है। अब ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। फाइनली हमारे पास 3 टर्म आ चुके हैं ऊपर, जो है कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और एक है कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे इनका एलसीएम है कॉस एक्स। एलसीएम मतलब ये सबके साथ एक एक बार हम इसको लिख सकते हैं, तो हम जब एक एक करके लिखेंगे तो माइनस का कॉस एक्स के साथ एक बार कॉस एक्स लिखेंगे, फिर साइन एक्स, अगला जो टर्म है कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स लिखेंगे, एलसीएम है ना, और लास्ट है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, उसके साथ भी लिख दिया कॉस एक्स। अब अगर हम देखें तो इसको ये कैंसिल हो गया 1 टाइम्स माइनस का, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन एक्स बचा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे कॉस एक्स बचा। तो फाइनली जो हमारे पास टर्म्स आए वो आया -1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये 3 टर्म्स आ रहे हैं, और आंसर में देखिए हमें राइट हैंड साइड में यही चाहिए थे, साइन एक्स कॉस एक्स और -1। साइन देख लेना बिल्कुल सही होना चाहिए, तो साइन एक्स पॉजिटिव है तो साइन एक्स पहले लिख देंगे, फिर कॉस एक्स भी पॉजिटिव है और -1। ओके, ये हमारा आंसर हो चुका है, राइट हैंड साइड को हमने दिखा दिया, हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये था। बाकी आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको आइडेंटिटी के थ्रू हो रहा हो, ठीक है। मेरे सामने अभी जो जो होता जा रहा था मैंने वैसे वैसे किया, बट वो सही होना चाहिए। ओके, आपके स्टेप इतने ज़्यादा नहीं हो जाने चाहिए कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, फिर आप कहीं और चले जाएँ किसी और रास्ते और फिर गलत हो जाए, तो वो चीज़ नहीं करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन 31 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज डिनोटेड बाय 5n² - n।
फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। तो Sn दिया हुआ है 5n² माइनस n, आपको an निकालना है, ठीक है। सम का मतलब Sn होता है। अब यहाँ पे पहले आपके ऐसे क्वेश्चन बुक में है, क्या करते हैं हम एक एक करके n की वैल्यूज रखते हैं। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, देखिए तो S1 आ जाएगा 5 इंटू 1² माइनस 1, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, क्योंकि 5 1 सा 5 ही रहेगा। तो S1 की वैल्यू 4 आ गई। और जब इसका एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तो बताया था जो S1 होता है वही A1 होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एक टर्म का कोई सम नहीं होता। तो जो S1 होता है वही A1 होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे S2 निकाल लेंगे n को 2 रख के, ओके। जब इसको 2 रखेंगे तो ये जाएगा आपका 5, 2² हो जाएगा 4, 5 4 20 माइनस 2 करा तो ये हो गया 18, ओके। ये आ जाएगा S2। अब S2 को गलती से भी A2 ना बोले, ये होता है सम ऑफ 2 टर्म्स, ओके। क्योंकि अगर AP में 2 टर्म है तो एक टर्म का सम क्या होगा, A1 को ही S1 बोलते हैं, लेकिन अगर आपको S2 बोलेगा तो इन दोनों को सम करके मिलेगा, ध्यान रहे। तो S2 जो होता है हमारा A1 प्लस A2 होता है, ओके। अब S2 की वैल्यू 18 आई है, A1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी है जो कि S1 की वैल्यू थी, हमने देखी यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 14। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये A1 A2 का फायदा क्या है, क्योंकि अब यहाँ से हम D निकाल लेंगे, क्योंकि AN के फॉर्मूले में D भी आता है। तो D कैसे निकलता है, A2 में से A1 को माइनस करके। 14 माइनस 4 ये आपका आ चुका है 10। तो D की वैल्यू भी आ चुकी है। हमें निकालना था सम ऑफ n टर्म, सॉरी हमें निकाला था nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है an। अब जब nth टर्म कभी भी बोले तो n को n ही रखना है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं रखनी है। तो an कैसे खुलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास जो a1 था वही a था, क्योंकि a1 को a बोलते हैं, तो ये आपका तो 4 आया था। n को n रखना है और d हमारा 10 आ गया। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 10 की n से कराई 10n, 10 की 1 से कराई -10। पहले आप लिखेंगे 10n, अब प्लस का 4 और माइनस का 10, ये होता है आपका माइनस का 6। तो nth टर्म की वैल्यू आपकी आ चुकी है 10s माइनस 10n माइनस 6, ओके। ये था आंसर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी एक्सप्लेन करा है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन सी, जिसके क्वेश्चन आपने देख लिए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे सेक्शन डी, जहाँ पे आपके लॉन्ग आंसर्स हैं। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के पेपर में भी है, जो स्टैंडर्ड का सैंपल पर है वह मैंने कर रखा है, वहां से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थेल्स थ्योरम आपको प्रूफ करनी है, थेल्स बोलते हैं या बीपीटी, बहुत बार करी है शायद। आप कहीं पे भी मेरे उसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, बस आप उसको सही से कर लीजिएगा, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम है ये। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत बार कर रखी है, आप देख लीजिए उसको एक्सप्लेन कर, मतलब कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं, जिसमें से आपको कोई एक करना होता है, यहाँ हम सारे कर रहे हैं, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, अच्छे से इसको समझ लीजिए। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन is 3 less than its denominator. If 2 is added to both numerator and denominator, then sum of the new fraction and original fraction is 29/20. Find the original fraction. अभी आपका एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको पता होगा एक फ्रैक्शन जो होता है उसके पास एक होता है आपका न्यूमरेटर जो कि ऊपर लिखा होता है, और एक होता है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब न्यूमरेटर को आप x बोल देते हो और डिनोमिनेटर को y बोल देते हो, लेट करके मान लेते हो, तो आपका फ्रैक्शन हो जाता है x/y, ओके। तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख देते हो कि जो न्यूमरेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है, और फ्रैक्शन x/y हो गया, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे स्टार्टिंग में ही आपको फ्रैक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी कंडीशन दे रखी है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो कि x है, इज मतलब इक्वल टू 3 लेस मतलब कम है, मोर बोलेगा प्लस कर देंगे, लेस बोलेगा तो माइनस कर देंगे, 3 कम है डिनोमिनेटर से, ओके। ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, ध्यान रखें बुक में जो क्वेश्चन है वहां पे इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दे रखा है, वहां फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो कभी कभी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है, तो आप पढ़ लेना अच्छे से। नाउ इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, अब फ्रैक्शन बोला है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, अपॉन वाली फॉर्म मतलब। तो जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा और ओरिजिनल फ्रैक्शन का सम, मतलब ये फ्रैक्शन जो मिला है और ओरिजिनल फ्रैक्शन जो कि था x/y, इनका सम इक्वल होगा 29/20 के, ठीक है। जैसा कि बोला गया हमने वैसा कर दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको फ्रैक्शन बताना है,
तो देखिए बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन आ चुकी है, आप यहाँ पहली वाली इक्वेशन को पुट कर दीजिए यहाँ सेकंड में, जो कि x की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 3, मैंने x की यहाँ पे रख दिया, प्लस 2 आगे है ही, अपॉन में ऑलरेडी y है, इधर भी x की यहाँ पे रख देते हैं y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 29/20। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए y माइनस 3 और प्लस 2, ये हो जाएगा -1 अपॉन में y प्लस 2, यहाँ पे y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 29/20। ओके, इतने स्टेप करने के बाद आप जो आपको करना है वो है आपका एलसीएम लेने का काम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बन रही है इसमें डिनोमिनेटर के पास है y प्लस 2 और यहाँ पे है y, तो एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों के अपॉन में y प्लस 2 और y आ जाएगा। कैसे आएगा, इसके पास y प्लस 2 है तो y से डिवाइड करेंगे और y से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में इसे रखें क्योंकि दो टर्म है, और इधर y है तो y प्लस 2 से यहाँ पर और y प्लस 2 से ऊपर, ठीक है, ये चीज़ हम कर लेते हैं। तो एक तो y की होगी y माइनस 1 से, आगे प्लस का साइन है, फिर y माइनस 3 की होगी y प्लस 2 से, ओके, और इक्वल में 29/20। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की y से मल्टीप्लाई कराई तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई की 1 से कराई तो y प्लस, इधर कराएंगे y की y से वाई स्क्वायर प्लस y की 2 से कराई 2y, अब -3 की y से कराएंगे -3y, फिर -3 की 2 से कराएंगे -6, और अपॉन में जो है हमारा y की y से करा लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2y, और इक्वल में है 29/20, ठीक है। नाउ इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए सॉल्व करने के लिए, आप पहले स्टार्टिंग समझ गए होंगे क्या था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व कर देते हैं, जैसे वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर माइनस का y और माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 4y, और उसको प्लस 2y से अगर हम सॉल्व करेंगे -4y में प्लस 2y करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा माइनस का 2y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन इसका बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और लास्ट में नंबर आ जाएगा जो कि है माइनस का 6, अपॉन में है आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 29/20। ओके, नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो डिवाइड का 20 है इधर जाएगा और ये इधर का 29 के पास ये दोनों आ जाएंगे, तो 20 जब आगे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सबसे मल्टीप्लाई होता है ध्यान रखें, और अब अपॉन लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर आपका ये दोनों पार्ट जाएंगे हमारे वाई स्क्वायर और 2y, और किससे मल्टीप्लाई होंगे 29 से, तो यहाँ पे 29 आ जाएगा, मैं इधर आगे लिख देता हूँ, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, पहले इसकी इससे कराई मल्टीप्लाई 40 वाई स्क्वायर, 20 की 2 से कराई, फिर से 40 वाई, फिर 20 की 6 से कराई, ये होता है आपका 120। यहाँ पे करते हैं 29 की वाई से कराई 29 वाई स्क्वायर, 29 की 2 से कराई, ये हो जाएगा आपका 58 वाई, ठीक है। नाउ अरेंज करते हैं, तो वाई स्क्वायर वाला पार्ट इधर आएगा, तो 40 वाई स्क्वायर के पास प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, 40 वाई के पास 58 वाई आएगा तो ये भी माइनस का 58 वाई, और माइनस 120 उधर ही है, इक्वल में बचा 0। ओके, अब 40 में से 29 गया तो बचा 11 वाई स्क्वायर, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 98 वाई, और लास्ट में है आपका -120। देखिए अब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, काफी ध्यान से आपको इसको करना है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर काफी बड़े हैं, अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें तो उसके लिए आपको पहले इनकी मल्टीप्लाई करके जो नंबर चाहिए होगा वो मल्टीप्लाई करके लाना है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट के बीच वाला नंबर लाना है, तो उसकी जगह हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इक्वेशन आई है 11y स्क्वायर 98y माइनस 120, पहले हम वैल्यू देख लेते हैं किसकी कौन सी वैल्यू है, तो ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये आपका c हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा जिसकी इक्वेशन है उसके इक्वल में रखते हैं, ध्यान रखें y है तो y की इक्वेशन है, ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला आपको जब मेंशन ना हो, आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोले, आप ये लगा सकते हैं बेझिझक, कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, बस ध्यान रहे ABC की पोजीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, माइनस बी की वैल्यू देखिए -98 है, ध्यान रखें साइन भूलना नहीं है, तो -98 एक माइनस फॉर्मूले का था, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर से वही 98 माइनस का है उसका स्क्वायर हो रहा है
-4, ए है आपका 11 और सी है -120। ध्यान रखें इधर भी -120 हो गया, ठीक है। और अपॉन में 2a। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये गया प्लस का 98। यहाँ पर 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 98 का स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, ये जाएगा आपका ओके। तो आपका आ जाएगा 8 9 10 9604। तो 9604 माइनस का प्लस बन गया। यहाँ भी सॉल्व करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले प्लस हो जाएंगे। और 11 और 12 की मल्टीप्लाई हमको याद होनी चाहिए कैसे होता है। 11 और 12 आपको पता है मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आता है 132, और जीरो लगा तो जीरो लगा दिया। बाद में इसकी 4 से भी होनी है तो 4 से भी करा देता हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। हमेशा वो नंबर लिया करिए जिनका आपका मल्टीप्लाई आपको पता है, ठीक है। 4 से कराता 44 बनता, फिर 12 से करता, तो ये देखिए कुछ नंबर्स तो आपको याद होने चाहिए। 11 12 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी आप देख लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। 4 का 0 से कराया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5280 अपॉन में चल रहा है 22। नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं। 4 + 0 4, 0 + 8 8, 6 + 2 8, 9 + 5 14 अपॉन 22। अब ये 14884 किसका होता है, स्क्वायर रूट हम वो चेक कर लेते हैं। तो पेयर बना के सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 2 2 का पेयर बन गया, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 1 1 ज़ा 1 0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2। नाउ अब आपको पता है कि आपको अगला पेयर उतार देना है। आप कोई ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे 48 या 48 से छोटा नंबर आए। तो 22 2 ज़ा, क्योंकि आपको पता है यही सेम नंबर लिए जाते हैं, तो 22 2 ज़ा होता है 44, यहाँ बचा 4 और इन दोनों का ऐड आ जाएगा 24। ओके, अगला नंबर हमारा 2 आ गया। नाउ ये नंबर अब छोटा है तो अगला पूरा पेयर उतरेगा 484। अब कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे ये नंबर बन जाए, तो 2 लेंगे। देखिए 2 लेंगे तो 2 से जब कराएंगे, यहाँ पे 2 लिया तो नीचे भी 2, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, तो 484 पूरा आ गया ना। तो ये 122 का है। ओके, बस आपको ये रफ में कर लेना है जल्दी से, ये चीज़ आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं पहले से, तो आप ध्यान से कर लेंगे इसे। तो हो जाएगा 122 अपॉन 22। अब एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ये y की वैल्यू के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो y = 98 प्लस 122 अपॉन 22, ऐड किया तो 8 + 2 10, 9 + 2 11 और 1 12, 1 का 1, ये हो गया 2, ठीक है। 22 10 ज़ा, तो y की वैल्यू आई 10। अब y 10 आ गया है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो स्टार्टिंग में हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो न्यूमरेटर है, जो x है, वो y से 3 कम था, ठीक है। तो अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y हमारा 10 है, 10 से 3 कम कितना हो जाएगा 7। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है, x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। आपको बस इस तरीके से कैलकुलेट करना है पूरा और आपका आंसर आ जाएगा। बस हमें फ्रैक्शन बताना था, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं इसे। तो फ्रैक्शन की फॉर्म होती है x/y, जहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है 7 और y की वैल्यू आ चुकी है 10, तो हमारा फ्रैक्शन आ चुका है 7/10। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। कोई भी यहाँ पे पॉइंट समझ ना आया हो तो प्लीज पूछिएगा, बहुत ही आसानी से इसको बताया गया। थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो 5 नंबर लेने के लिए थोड़ा तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करिए, सब अच्छे से हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से सीख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन कवर वाला। अ ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 2 आवर लेस इन द जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अब देखिए ओरिजिनल स्पीड की बात कर रखी है, आपको निकालनी है, तो पहले तो आप ओरिजिनल स्पीड मान लेना। लेट ओरिजिनल स्पीड कोई अननोन मान लेंगे हम, x स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक ट्रेन है जो 300 कवर करती है, डिस्टेंस भी हमको दे रखी है टोटल 300 किलोमीटर, ओके, एक स्पीड से। अब हुआ क्या, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, जैसे अगर हम न्यू स्पीड की बात करें, तो जो नई स्पीड है, देखिए नई स्पीड अगर बढ़ा दी जाए, तो नई स्पीड कितने से बढ़ाई है 5 से, तो x तो पहले थी 5 से बढ़ा दी तो x + 5 हो जाएगी। तो जो उसको टाइम लग रहा है, ओके, वो 2 घंटे कम लगेगा। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, जो नया वाला टाइम है, कहने का मतलब क्या है, इट टेक्स 2 आवर लेस इन द जर्नी। तो न्यू वाला टाइम ओरिजिनल टाइम से, ऐसे लिखने से आपको हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नया टाइम ओरिजिनल टाइम से 2 घंटे कम है, ठीक है। नया टाइम, अब टाइम कैसे खुलता है, तो स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम को यहाँ ले जाएंगे तो
टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो टाइम खुलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये न्यू है तो ये न्यू वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही खुलेगा क्योंकि टाइम ही है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल वाली है, ध्यान रहे, और माइनस का 2। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अब डिस्टेंस तो फिक्स है जो कि 300 ही जाना है, तो 300 जा रहे हैं, तो हम 300 लिख देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका 300। अब स्पीड देखिए नई वाली कितनी है, x प्लस 5, जो लिखा है हमने वही कर रहे हैं। अगला फिर से डिस्टेंस वही है, ओरिजिनल क्या थी, x माइनस 2। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ऐसे कर देना आपने। अब फिर से हम x को पहले इधर वाले पार्ट के पास ले आते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x है, तो 300 अपॉन x प्लस 5 ब्रैकेट में रखे, दो टर्म है इसलिए, ये इधर आके प्लस था, इधर आके हो जाएगा माइनस, 300 अपॉन x बराबर में आ जाएगा माइनस का 2। एलसीएम लेते हैं, अभी जैसे बताया था इसके पास x प्लस 5 है, इसके पास x है, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा x प्लस 5 और x। तो यहाँ x कैसे बनेगा, जब हम x से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ x प्लस 5 कैसे बनेगा, जब हम इसके अपॉन में x प्लस 5 से और ऊपर भी x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर बन जाएगा 300x माइनस इसकी इधर कराएंगे तो ये जाएगा 300x प्लस 5। अभी बाद में मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। नाउ 300x माइनस और प्लस माइनस, 300x माइनस और प्लस फिर से माइनस, 305 सा कितना होता है, 5 3 सा 15, 1500 आ गया, और अपॉन में आपका चल रहा है x की पहले x से कराई x स्क्वायर, फिर x की 5 से कराई 5x, और इक्वल में -2। ठीक है, देखिए प्लस का 300x और माइनस का 300x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस का 1500 बराबर माइनस का 2। ये डिवाइड वाले पार्ट हमारे इधर मल्टीप्लाई में चलाएंगे 2 के साथ, x स्क्वायर और 5x के साथ, ध्यान रखें मल्टीप्लाई में रखें, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए क्योंकि कॉमन है, तो 1500 बराबर 2 की x से कराई 2x स्क्वायर, फिर 2 की आपकी 5 से कराई 10x। जनरली हमारी इक्वेशन आ चुकी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख देते हैं, पहले x स्क्वायर वाला टर्म आता है और पॉजिटिव है तो वही रहने देते हैं, 10x भी उसके पास में है, बस 1500 यहाँ से उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर देते हैं। वरना एक काम पहले हम करें, अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिवाइड हो रही हो, सिंप्लीफाई हो रही हो, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे करेंगे, बाय डिवाइड बाय 2। ओके, डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड हो रहा है ना इसलिए कर रहे हैं, जिससे ईजी पड़ जाए, और 2 5 सा, और ये जगह 2 7 सा 1 जगह 2 5 सा 2 750 आ जाएगा। ओके, तो ये आ चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और किसी से भी कर लें। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू देखिए, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं मतलब 1, बी आपका 5 है, और सी आपका माइनस का 750 है। साइन का जरूर ध्यान रखें, बार बार ये बात बोल दी जा रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वही, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इक्वेशन आपकी एक्स की है तो एक्स, ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू, बी की वैल्यू है 5, यहाँ एक ही बार साइन आएगा, पिछली बार उसके पास माइनस था तो 2 बार माइनस आता। ठीक है, जगह 5 स्क्वायर माइनस 4a, और c है माइनस 750 अपॉन 2a। ठीक है, -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 25। देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। अब 75 फोर कितना होता है, तो 75 फोर होता है आपका 5 4 20, ये हो जाएगा 300, और एक जीरो और है उसका भी ध्यान रखें, तो ये हो जाएगा आपका 3000। तो -5 प्लस माइनस 3025 अपॉन 2। 3025 किसका होता है वो चेक कर लेते हैं पेयर बना के। अब 30 किसके स्क्वायर से कम होता है, तो 5 मतलब किसके स्क्वायर के आसपास होता है, 5 5 सा 25, 6 तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ बच गया 5, ये दोनों ऐड हो जाते हैं 10। अब ये छोटा नंबर है तो फिर अगला पेयर उतरता है। अब कोई ऐसा नंबर ले जिससे ये नंबर मिल जाए, तो 5। ओके, क्योंकि 5 यहाँ पे फिर 5 यहाँ लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 5 5 सा 25, 2 5 सा 5, पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कि आपका ये आ गया 55 का होता है। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस 55 अपॉन 2। नाउ एक बार अब प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो पहली बार हम इसको प्लस के साथ करते हैं सॉल्व, तो 55 माइनस प्लस माइनस 50 आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड निकालनी थी, यही आपकी ओरिजिनल स्पीड है। बाकी सेकंड वाले को भी आप बता दें, लेकिन वो नहीं आएगा, रीज़न क्या है, क्योंकि माइनस में आ जाएगा आंसर, दोनों माइनस हैं, ऐड होते हैं साइन, लेकिन माइनस आता है और स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, तो आप बोल देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। सो आई होप ये क्लियर होगा। मेन चीज़ है आप इक्वेशन को कैसे लाते हैं। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं और अच्छे से उसको कर लें, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और ये क्वेश्चन जरूर करके जाइए,
ठीक है, जिसमें आपकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है, बार बार आपको मिलता है, 5 नंबर से कम का नहीं मिलेगा, वो बात ध्यान रखना। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी आपके पास चॉइस है, सैंपल पेपर में दोनों करेंगे हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फुट ऑफ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ वायर टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ चिमनी टू द टॉप ऑफ टावर। अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे जो जो आपको बोला गया उसका डायग्राम बना देते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, एक चिमनी बना देते हैं। ठीक है, इसको चिमनी को सी से हम दिखाएंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप पर, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अब एक टावर भी है, तो टावर को छोटा क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए इससे एलिवेशन बन रहा है, इसके फुट से, सॉरी, फुट से एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप पर, तो हमने बना दिया वो इधर से। आप दूसरी साइड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सही होना चाहिए। तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ओके, तो हमने 60 डिग्री इसको बना दिया, ये आपका ग्राउंड हो गया। नाउ आगे क्या बोला है? एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी। अब फुट ऑफ चिमनी जो ये है, ये फुट है, ठीक है, फुट ऑफ चिमनी, इसको ए बोल देते हैं। इसके फुट पर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बना है, डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनता है, ध्यान रखें। तो ये डिप्रेशन ऊपर से बनेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी इमेजिनरी। तो ये बन रहा है 30 डिग्री। ओके, जिसको बाद में आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ पे भेज देते हैं, क्योंकि जब दो जो लाइन पैरेलल होती है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, तो ये आपके कौन से ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको पता है। नाउ अब आपसे कह रखा है हाइट ऑफ द टावर दे रखी है, टावर की हाइट दे रखी है 40 मीटर, 40 मीटर। आपको हाइट एक तो फाइंड करनी है इसकी, चिमनी की। ओके, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम द टॉप ऑफ चिमनी टू द टॉप ऑफ टावर। अब एक टावर के यहाँ से और चिमनी के जो दोनों के से एक तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है, उस तार की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मैं हाइट को h बोल देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये हो जाएगा h और इसको बोल देता हूँ x। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। एक हमेशा पूरी लाइन बना दीजिए, जिससे क्या होगा, ये सामने के डिस्टेंसेस बराबर होंगे। जितना ये होगा d, उतना ही ये होगा। ओके, बाद में यूज में काम आएगा। और ये आपको पता ही है सामने 40 है, तो इतना हिस्सा भी 40 है। ओके, मैं इसको पूरे को ना मान के इतने पार्ट को मानता हूँ, क्योंकि इतना तो पता ही चल चुका है। इसको बोल देते हैं कुछ स्मॉल h। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा आपका 40 प्लस h। ओके, ये पार्ट 40, क्योंकि सामने पैरेलल डिस्टेंस, ऊपर वाला h। आप पूरे को मान सकते हैं, लेकिन माइनस भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायग्राम सही होना चाहिए। तो हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, वैल्यूज निकालते हैं सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं जिससे हमारा आंसर आ सकता है। तो इसको b बोलते हैं, ये a था, ये t था, ये c था, तो ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, टी ए बी। ठीक है, ये टी ए बी, इसके पास कुछ ऐसी वैल्यूज है जिससे हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे ये 40 दे रखा है, ये डी वाला पार्ट निकल सकता है, क्योंकि एंगल भी 30 है। ओके, परपेंडिकुलर इधर होता है बेस, तो ये होता है 10 का रेशियो, एंगल है 30, तो परपेंडिकुलर 40, बेस है आपका डी। 10 30 की वैल्यू होता है 1/√3। क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारा काम हो चुका है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर हम एक और चीज आराम से निकाल सकते हैं। अब एच की वैल्यू कैसे? अब हमें चाहिए अगला वाला ट्राइंगल। अगला ट्राइंगल कौन सा? तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें 60 वाला एंगल कवर हो रहा है। तो ये वाला ट्राइंगल आपका पूरा बी ए सी, यहाँ पे 60 का एंगल है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 40√3। एक वैल्यू आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरी वैल्यू हमें पता है 40 प्लस एच बोली हमने। ठीक है, हम इसका नाम भी रख सकते थे, वैसे अब माइनस करना पड़ेगा। नाउ परपेंडिकुलर नीचे बेस, इस साइड से देखा जाए, लेकिन इस बार 10 60, तो परपेंडिकुलर है 40 प्लस एच, बेस है 40√3, 10 60 की वैल्यू होती है √3, 40 प्लस एच अपॉन 40√3, डिवाइड से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 40√3 मल्टीप्लाई होकर जाएगा 3, क्योंकि रूट के दो नंबर मल्टीप्लाई होकर रूट के बाहर आ जाएंगे। ओके, √9 बनेगा ना, तो 3 बन जाएगा। अब हो जाएगा 120
प्लस का 40 इधर आएगा तो माइनस का 40, तो एच की जो स्मॉल एच की वैल्यू है वो आ चुकी है आपकी 80। लेकिन ये टोटल हाइट नहीं थी, टोटल हाइट थी आपकी 40 प्लस एच। ठीक है, तो 40 प्लस एच मतलब 40 प्लस एच, तो 40 प्लस एच की वैल्यू आई है 80, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 120 मीटर। ओके, जो कि इसकी पूरे की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि 40 प्लस एच ही तो थी, यहाँ भी देखिए वही चीज़ थी, वो एक्चुअली मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो आपका 120 आ जाएगा। ओके, आप पूरे को भी मानते तब भी हो जाता। अब ये भी हो चुका है। अब लास्ट पार्ट है आपको एक्स की वैल्यू निकालना। आई होप इतना क्लियर होगा, ये सब मैंने इतना कर दिया। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो ट्राइंगल चाहिए होगा, वो ट्राइंगल है कुछ आपका यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, सी डी टी, छोटा सा सी डी टी। अब यहाँ पे आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए एच की वैल्यू और डी की वैल्यू, दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे एंगल तो है नहीं हमारे पास, एंगल नहीं है तो फिर कौन सा रेशियो लें, तो देखिए पाइथागोरस भी एक चीज होती है, जब आपकी दो साइड पता है तो ये सामने की साइड निकल जाएगी, यहाँ राइट एंगल बन रहा है। एच एक्स जो है वो हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बोल लो या परपेंडिकुलर स्क्वायर बोलो, किसी को भी आगे पीछे लिख के आप बता दोगे कि तो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब डी की वैल्यू हमारी है जो आई थी 40√3 होल स्क्वायर। एच की वैल्यू हमारी आई हुई है, जो स्मॉल एच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है 80 और सामने एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो 40 इसका स्क्वायर हो गया 1600, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं, 16 3 जा 4800, 6400, और यहाँ पर आपका इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा ये आपका 0 0 8 + 4 2, ये जगह 6 8 6 12 6 4 10 11 11200। ओके, 11200 आया आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो 11200 करके आ रहा है। इसके आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है स्क्वायर रूट, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। देख लेते हैं किसका होता है, पॉइंट्स में आएंगी वैल्यू, तो 2 0 तो बाहर आके 1 0 बन जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा। अब ये √112 जो है, अगर हम इसके फैक्टर बनाएं 112 के, तो बनेगा 2 5 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। एक तो 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 का पेयर बन जाएगा, ये भी आ जाएगा, 7 का पेयर नहीं बन पाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है 10 2 जा 20 20 2 जा 40 40√7 मीटर। ओके, √7 की वैल्यू दी नहीं है तो हम इसको नहीं रख रहे हैं, अगर वो कहता है √7 की वैल्यू रखो तो हम रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। अगर यहाँ पे √3 या √7 किसी की वैल्यू दिए तो हम रखेंगे, नहीं दे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इसका बी वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45 and 60 respectively. Find the height of the tower and horizontal distance between the tower and building. √3 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से। ठीक है, डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन हमें नीचे की तरफ बनता है, ध्यान रखिए इस चीज को, तो टावर को हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इससे डिप्रेशन बनना है नीचे की तरफ। किस बेस पे बनना है, टॉप पर और बॉटम पर। ठीक है, ध्यान रहे, एक तो टॉप पे बन रहा है एंगल और एक बॉटम पे बनना है, टॉप यहाँ पे और बॉटम यहाँ पे। ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। और ये है क्या है, बिल्डिंग है, और बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 50 मीटर हाई है। ओके, नाउ कितना कितना बन रहा है, तो पहले जो एंगल आया था कम वाला वो 45 था, और जो बड़ा वाला है वो है 60 डिग्री। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर खींचे। ठीक है, इसको सी बोल दें, इसको टी बोल दें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे बोला है, अब देखिए ये 50 है तो आपको बताया था मैंने पैरेलल लाइन पहले आप खींच दें 50 मीटर, और ये नहीं पता इतना, उसको कुछ मान लें, ए मान लें, एक्स मान लें, कुछ मान लें। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, मतलब ये पूरी टावर की हाइट निकालनी, जो हमने बोल दी है 50 + x, क्योंकि मैंने नीचे वाले पार्ट को 50 बोला, इसको x बोला है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हो गई, ये वाली। ठीक है, ये निकालनी है, तो इसको बोल देते हैं कुछ भी, हम डी मान लेते हैं, तो ऊपर भी डी होगा। ओके, डायग्राम बन चुका है। √3 की वैल्यू इस बार रखनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, तो करना ही पड़ेगा। आ जाते हैं आगे।
अब पहले कौन से ट्राइंगल को लें जिसमें हम चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको और वैल्यूज दी नहीं है, तो सीधे सीधे हम ट्राइंगल ले लेते हैं अपना ये पूरा वाला, जितना हो पाएगा सॉल्व उतना कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले वैल्यूज को चेंज करते हैं। देखिए ये और ये आपकी पैरेलल लाइन है, जोड़ने वाली ट्रांसवर्सल ये है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल आएगा जो इसको टच कर रहा है, ध्यान रहे ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसके भी पैरेलल है, एडी के भी। इस बार एंगल कौन सा टच हो रहा है, तो ये 45 वाला हो रहा है, तो ये 45 हो जाएगा, ओके। अब सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने ट्राइंगल लिया बड़ा वाला, जिसको मैंने आपको बताया, ये आपका बी सी टी, तो जाएगा बी सी टी। एंगल यहाँ पे पहुंच चुका था, ये पूरी हाइट है 50 प्लस एक्स, बेस है आपका डी, ओके। 10 60 सामने परपेंडिकुलर है जो कि है 50 प्लस एक्स। डी की वैल्यू हमको नहीं पता क्योंकि वो निकालना है, तो आप 10 60 की वैल्यू रख देंगे यहाँ √3, 50 प्लस एक्स अपॉन डी, डी को यहाँ ले जाइए, तो डी इक्वल टू हो गया आपका 50 प्लस एक्स अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 बाद में यूज करेंगे। अब छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, जो आपका ये है कुछ ऊपर की तरफ, ये है आपका ए डी टी, ठीक है, ए डी टी। तो ए डी टी, इस बार एंगल कवर हो रहा है 45, ये एक्स है और ये डी है, ठीक है, पैरेलल लाइन सामने चली जाती है इसलिए। तो अब वही फिर से 10 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 45 का सिंपल आपको रूल पता है कि 1 होती है वैल्यू, तो जो आपके परपेंडिकुलर होती है वो पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर होती है वही आपका बेस हो जाता है, ठीक है। तो एक्स और डी आपस में बराबर, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया जिसको हम यहाँ पर अब पुट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो डी की जगह पे रख दिया आपने एक्स, 50 प्लस एक्स अपॉन √3, √3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 50 एक्स इंटू √3 या √3 एक्स इक्वल टू 50 प्लस एक्स, एक्स वाला एक्स के पास आया तो √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 50, एक्स कॉमन लिया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 50। अब ये डिवाइड में चला जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन का जो आंसर था वो इतना आया है मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब डिवाइड में आपका रूट का नंबर आता है रेशनलाइज करते हैं, तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे करा जाता है, तो जो नंबर रूट में आ रहा है इसके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर कर दिया मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखें। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस बन गया। तो 50 √3 प्लस 1, नीचे हमेशा आइडेंटिटी लगती है क्योंकि अपोजिट साइन आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 50 √3 प्लस 1, देखिए √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 50 √3 प्लस 1 और अपॉन में आ गया 2, 2 से ये 50 कट जाएगा 25 टाइम। तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई 25 √3 प्लस 1, ओके, जो कि वैल्यू है आपकी एक्स की। अब ये हमारा आंसर होता अगर हमें √3 की वैल्यू नहीं दी होती, बट यहाँ √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, जो हमें रखनी पड़ेगी, रख लेते हैं 1.73 प्लस 1। तो 1.73 में 1 जोड़ा तो 1.73 में 1 जोड़ेंगे तो 2.73, पॉइंट हटाया, 2 0 लगाए, 25 से 4 टाइम्स कटता है, ये हो जाएगा 273 अपॉन 4। सॉल्व कर लेते हैं, 4 की टेबल में आता है 4 6 24, बचे 3, 4 8 32, बचेगा 1, 0 बढ़ाएंगे तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, आप डिवाइड देख लीजिएगा अपने हिसाब से, 4 2 8, बचेगा 2 4, 68.25, ठीक है। तो 68.25 मीटर हमारा ये वैल्यू आ चुकी है एक्स की, और एक्स हमने किसको माना था, ये वाले पार्ट को। तो टोटल हाइट कितनी होगी, अब टोटल हाइट के लिए हम जानते ही हैं, यहाँ पे टोटल हाइट के लिए हमने क्या किया था, ये पूरा 50 प्लस एक्स था, 50 प्लस एक्स टावर की हाइट, तो 50 68.25 है, तो 8 + 0 8 और 6 5 11, 118.25 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आ चुका है आपका किसकी वैल्यू, टोटल जो हाइट है यहाँ पर इसकी, टी से सी तक की। अब हमें निकालना था डी, क्योंकि ये लेंथ ऑफ वायर भी निकालना था, तो डी की वैल्यू एक्स के बराबर ही थी, अभी हमने देखा था। तो जितना डी होगा उतना ही एक्स होगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 68.25, जो कि हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे पहले, मीटर, ओके। 35 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सैम्पल पेपर का। अ सॉलिड ट्राई इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone, height 2 centimeter, diameter of base 4 centimeter,
इफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। पाई की वैल्यू 3.14 ले रखी है। एक सॉलिड टॉय है, ठीक है, जो कि हेमिस्फेयर की फॉर्म में है। अब सरमाउंटेड बाई अ राइट सर्कुलर कोन, सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक कोन है। अब इस कोन की जो हाइट है वो दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डायमीटर ऑफ बेस है वो आपको दे रखा है 4, तो 4 सेंटीमीटर इसके डायमीटर का दे रखा है। तो डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, रेडियस का आधा होता है डी का, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट ऑफ कोन दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, अब एक सिलेंडर है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब आपको कई बार मैंने बताया कि टच करता हुआ इसके ऐसे बना दिया, देखो टॉप ऊपर टच करेगा, साइड्स टच करेंगी, ओके, और ऐसे बॉटम टच करेगा। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि सिलेंडर की हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो इतना पार्ट तो 2 सेंटीमीटर है, बचा हुआ ये पार्ट कितना होगा, देखिए जितना रेडियस यहाँ पे होता है, ये रेडियस कितना था, 2 था, यहाँ रेडियस हमने निकाल लिया था आधा करके, तो ये पार्ट भी 2 ही होगा, क्योंकि रेडियस सेंटर से एंड पॉइंट बराबर होता है। तो ये 2 है, तो ये पार्ट भी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो जो सिलेंडर की हाइट है वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ओके, क्योंकि 2 + 2 आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओके। ये चीज़ें समझने की हैं, आप समझ गए होंगे अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डिफरेंस निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। अब टॉय जब बना था तो सिर्फ 2 पार्ट थे, ओके, तो सिलेंडर और इसके वॉल्यूम का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वरना दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस डिफरेंस मतलब माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये आपको निकालना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई, आर कॉमन है सबका, ठीक है, तो r² h। टॉय में आपके 2 वैल्यूज मिल रही है, एक तो हेमिस्फेयर और एक कोन, तो दोनों का हमको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कॉमन क्या ले सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पाई आर स्क्वायर तक तो कॉमन ले लीजिए। अंदर बचेगा आपके, इसमें एक बचेगा एच, इसका एच माइनस, ये माइनस है, फिर एक ब्रैकेट और लगा है तो उसको जरूर लगाए, 2/3 आर स्क्वायर लिया था लेकिन यहाँ आर क्यूब था तो एक आर रहेगा, फिर प्लस है 1/3, और यहाँ पाई स्क्वायर कॉमन ले, सिर्फ एच बचा, ठीक है। आई होप आपको कॉमन लेना समझ में आ गया। कॉमन लेने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ऊपर। यहाँ हमने सारे पॉइंट्स देख ही लिए। अब रखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है रखी है 3.14, ओके, हम लास्ट में भी रख सकते हैं, चलिए हम इसको लास्ट में रख लेंगे। आर की वैल्यू देख लेते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2/2 हो गया। कैपिटल एच की वैल्यू अभी निकाली थी 4, 2/3, आर की वैल्यू 2 है, 1/3, और एच की वैल्यू है 2, क्योंकि ये कोन का एच है। दोनों एच को आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं रखना है। ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई, 4 माइनस 2 × 4/3, 2 × 1 = 2/3, ओके। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 ऑलरेडी एलसीएम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं ऐसे। ये हो जाएगा आपका 4 पाई, 4 माइनस 4 + 2 हो जाएगा 6/3। एलसीएम ऑलरेडी 3 है, इसलिए आपको बस न्यूमरेटर ऐड करना है, इसको माइनस करते हैं, 3 2 कट जाएगा, तो 4 पाई इंटू 4 - 2 होता है 2, 4 2 8 पाई आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, 3.14 रखनी है, तो हम रख देते हैं, तो 8 × 3.14 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 8 4 32, 3 कैरी, 8 1 8 + 3 11, 8 3 24 + 1 25 पॉइंट लगा दिया, 2512 आपका सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो क्यूब में आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट्स, ये आंसर आ चुका है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और ये बेसिक का पूरा सैंपल पेपर हमने सॉल्व कर दिया है, आप अच्छे से देख लीजिए। स्टैंडर्ड वालों का भी सॉल्व हो चुका है। आगे फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपको चीज़ें यहाँ समझ आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आपके पेपर आने वाले हैं, अच्छे से इसको करके जाइए। प्री बोर्ड के लिए दोनों ही सैंपल पर अच्छे से करके जाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।